गुड मॉर्निंग। हाँ जी, लास्ट क्लास के अंदर हमने बात की थी वाई शुड बी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, मतलब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्वेशन उसका हम किस तरह से करें, तो उसके दो क्वेश्चन यहाँ पूछे जा रहे हैं एनसीईआरटी के अंदर कि वाई, क्यों। पहला तो क्वेश्चन ये है क्यों, कि कंजर्वेशन करने का क्या कारण है, क्यों करें हम कंजर्वेशन, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, नेक्स्ट है क्यों करें ये समझ में आ गया, कैसे करें ये समझना है। हाउ टू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, ये नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो कैसे कंजर्वेशन करना है बायोडाइवर्सिटी का वो हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली दो मेथड दे रखे हैं तुम्हारे एनसीईआरटी के अंदर, इन सितु कंजर्वेशन और एक्स सितु कंजर्वेशन। इन सितु कंजर्वेशन और एक्स सितु कंजर्वेशन दोनों का पहले सिंपल तरीके से इनका दोनों का मतलब समझते हैं, फिर एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ेंगे एनसीईआरटी की बुक से ही। ठीक है, ये पर्टिकुलर एरिया है। ठीक है, ये पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पर मतलब ये फॉरेस्ट का एरिया है। यहाँ पर फॉरेस्टल सिंपल सी बात है, प्लांट्स एनिमल सब कुछ होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इस एरिया को लेकर थोड़ा कंसर्न ये है कि इस एरिया के अंदर ह्यूमन एक्टिविटी ज़्यादा होने लगी है। इस एरिया के अंदर ह्यूमन एक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये एरिया जो है वो क्या होने लगा है, धीरे धीरे जो है उसको नुकसान पहुंचने लगा है इस एरिया को। तो फिर क्या हुआ, इस एरिया को नुकसान ना पहुंचे, इस एरिया को बचाने के लिए, क्योंकि हमें आशंका है कि ये एरिया, इस एरिया के जो स्पीसीज है वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएगा इसी तरह का एक्टिविटी ह्यूमन की रहेगी। तो हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर एरिया को क्या कर दिया, कंजर्व कर दिया। इस एरिया को हमने क्या कर दिया, कंजर्व कर दिया। इस एरिया को डिक्लेयर कर दिया कि ये एरिया जो है वो नॉर्मल ह्यूमन एक्टिविटी के लिए रेस्ट्रिक्टेड है, यहाँ कोई नहीं आएगा। तो मतलब हमने पूरे के पूरे फॉरेस्ट को, पूरे के पूरे एरिया को क्या कर दिया, कंजर्व कर दिया। चाहे उसमें कोई भी स्पीसीज हो, कोई भी प्लांट्स हो, कोई भी एनिमल हो, तो इसको बोल देंगे इन सितु कंजर्वेशन। इसको क्या बोल देंगे, इन सितु कंजर्वेशन। ठीक है, सेकंड है हमारा एक्स सितु कंजर्वेशन। मान लो इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर स्पीसीज 1 स्पीसीज 2 ये दोनों जो है काफी ज्यादा एंडेंजर कंडीशन में, स्पीसीज 1 और स्पीसीज 2 जो है वो काफी ज्यादा एंडेंजर कंडीशन में, एक्सटिंक्ट होने के कगार पर ही है। तो हम क्या करेंगे, और उनको इन सितु कंजर्वेशन में रखने के बाद भी खतरा है कि ये धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इन सितु कंजर्वेशन देने के बाद भी हमें ये लग रहा है कि ये दोनों स्पीसीज को इन सितु कंजर्वेशन देने के बाद भी क्या हो सकती है, खत्म हो सकती है। तो हमने क्या किया, इन दोनों स्पीसीज को यहाँ से उठाया और एक पर्टिकुलर एरिया जो हमने खुद ने बनाया, जो काफी ज्यादा सिक्योर है, काफी ज्यादा यहाँ प्रोटेक्शन है, काफी ज्यादा यहाँ प्रोटेक्शन है। तो इन दोनों को उठाकर हमने हमारे थ्रू बनाया गया जो एरिया है, रीजन है, इसमें क्या कर दिया, इनको स्पीसीज 1 और स्पीसीज 2 को ट्रांसफर कर दिया और स्पेशल केयर इनको दी जा रही है। यहाँ बात समझ में आ रही है। तो स्पेशल केयर देने की वजह से इन स्पीसीज के बचने के चांसेस अब यहाँ क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। तो इस तरह का कंजर्वेशन जिसमें से हम एंडेंजर्ड स्पीसीज को या एक्सटिंक्ट होने वाली जो स्पीसीज हैं उन स्पीसीज को उठाकर कहाँ रख देते हैं, एक सिक्योर एरिया में, सिक्योर रीजन में रख देते हैं और उनको स्पेशल केयर देते हैं। इस तरह का जो है वो कंजर्वेशन कहलाएगा एक्स सितु कंजर्वेशन। बेसिक डिफरेंस दोनों में यही है। एनसीईआरटी के अंदर इन दोनों के बारे में थोड़ा और डिटेल में दे रखा है, कुछ डाटाज वगैरह दिए गए हैं, वो एनसीईआरटी की बुक से, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो स्टार्ट करते हैं। हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, कैसे कंजर्व करें बायोडाइवर्सिटी को हम। व्हेन वी कंजर्व एंड प्रोटेक्ट द होल इकोसिस्टम, द बायोडाइवर्सिटी एट ऑल लेवल इज प्रोटेक्टेड। अगर हम किसी इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किसी होल इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि हम बायोडाइवर्सिटी को क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जैसे वी सेव एंटायर फॉरेस्ट टू सेव टाइगर, अगर हम टाइगर को सेव करना है तो हम क्या करें, पूरे के पूरे एरिया को हम क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं। सपोज कि मेरे को टाइगर जो है उसको मेरे को कंजर्व करना है, तो मैं पूरे एरिया को क्या कर दूं, प्रोटेक्ट कर दूं। तो इस तरह का जो अप्रोच है, दिस अप्रोच इज कॉल्ड इन सितु ऑन साइट कंजर्वेशन।
However, when there are situations where an animal plant is endangered or threatened and need urgent measure to save to save it from extinction, ex situ conservation is the desirable approach. लेकिन अगर कंडीशन क्या है, वो टाइगर जो है या मैंने बताया कि ये स्पीसीज 1 और 2 है, ये काफ़ी ज़्यादा एंडेंजर कंडीशन में है, ये काफ़ी ज़्यादा थ्रेटन वाली कंडीशन में है, तो इनको हमको निकाल कर एक सिक्योर एनवायरनमेंट में ट्रांसफर कर दें, इसको बोलेंगे एक्स सितु। ठीक है, अब दोनों को अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, अलग अलग डिटेल में पढ़ते हैं। इन सितु कंजर्वेशन में क्या दे रखा है, फेस्ड विद कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन, many nations find it unrealistic and economically not feasible to conserve all their biological wealth. Faced with conflict between development and conservation, देखो भैया, हम क्या चाहते हैं, डेवलपमेंट कैसे होगा, डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या देते हैं कि हमारे डेवलपमेंट का मतलब है कि हमारे हमारी जो नीड है, हमारे जो रिसोर्सेज है, हमारे ऐशो आराम के जो साधन है, सिंपल सा, वो ज़्यादा से ज़्यादा हम बढ़ा सके, तरक्की ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें, इंडस्ट्रीज बढ़े, जो है कॉलोनाइजेशन हो, अर्बनाइजेशन बढ़े, ठीक है, फैक्ट्रीज लगाई जाए, प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, ये सारा जितना ज़्यादा किसी कंट्री में जितना ज़्यादा है, उस कंट्री को हम बोलते हैं वो कंट्री क्या कर रही है, डेवलपमेंट कर रही है। सही है कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एरिया चाहिए, हमें स्पेस चाहिए। स्पेस कहाँ से आएगा? स्पेस आएगा बायोडाइवर्सिटी से। कैसे आएगा? बायोडाइवर्सिटी मतलब फॉरेस्ट चाहे, जंगल चाहे, जहाँ इकोसिस्टम है, जहाँ बायोडाइवर्सिटी है, उसको साफ करना पड़ेगा, स्पेस बनाना पड़ेगा। मतलब ये है कि डेवलपमेंट अगर चाहते हैं तो बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचेगा। मतलब कंजर्वेशन क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कंजर्वेशन और जो डेवलपमेंट है वो एक दूसरे की बोल सकते हैं कि अगेंस्ट है, कि अगर कंजर्वेशन में बढ़ाता हूं तो डेवलपमेंट कम हो जाएगा, और डेवलपमेंट बढ़ाता हूं तो कंजर्वेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मान लेते हैं दोनों को। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो कई देशों ने ये बोला है कि ये चीज अनरियलिस्टिक है, और इकोनॉमिकल कंडीशन में देखें, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नॉट फिजिबल, मतलब ये संभव नहीं है टू कंजर्व ऑल बायोलॉजिकल वेल्थ, कि हम हमारी पूरी की पूरी बायोलॉजिकल वेल्थ को कंजर्व कर सकें। अगर हमें इकोनॉमिकल वैल्यू बढ़ानी है, इकोनॉमिकल प्रोडक्ट्स बढ़ाने हैं, हमें डेवलपमेंट करना है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हमारी बायोलॉजिकल वेल्थ को हम पूरी तरह से कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, इनवेरिएबली द नंबर ऑफ स्पीसीज waiting to be saved for extinction far exceed the conservation resource available. The number of species waiting to be saved for extinction from extinction, बहुत सारी स्पीसीज जो कि वेट कर रही है किसका, कि कोई आएगा हमें बचाएगा। बहुत सारी स्पीसीज जो एक्सटिंक्शन वाली कंडीशन में है, वो ये सोच रही है कि हमें कोई आएगा और बचाएगा, लेकिन कंडीशन ये है कि उनको बचाने के जो सोर्स है, कंजर्वेशन के जो मेथड है, वो क्या है, इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है कि हम उनको बचा सकें। कम है उसके मेथड, कंजर्वेशन के जो रिसोर्सेज है वो क्या है, हमारे पास कम अवेलेबल है। ऑन अ ग्लोबल बेसिस द प्रॉब्लम हैज बीन एड्रेस्ड बाय एमिनेंट बायो कंजर्वेनिस्ट, जो कंजर्वेशनिस्ट है, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने क्या बोला, कुछ स्टडी की और एड्रेस किया, बताया, क्या बताया कि they identify for maximum protection certain biodiversity spots region with very high level। उन्होंने ये बोला, स्टडी करके ये आइडेंटिफाई किया कि उन जगहों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या दो, मैक्सिमम प्रोटेक्शन दो, जहां पर बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट का मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। हॉट स्पॉट वो रीजन्स होते हैं जहां पर स्पीसीजनेस पाई जाती है, लेकिन वो स्पीसीजनेस जो है वो जो है
वहां पर ह्यूमन एक्टिविटीज बढ़ चुकी है, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट ह्यूमन एक्टिविटी वहां पर क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। तो वो स्पीसीज रिचनेस एरिया जो है वो काफी ज्यादा सेंसिटिव हो गया है, मतलब उसको उसकी तरफ जो है ह्यूमन की वजह से उसकी तरफ खतरा बढ़ रहा है। तो इस तरह की जो जगह है उनको बोलते हैं हॉट स्पॉट। ठीक है, तो इस तरह की जो हॉट स्पॉट है उन हॉट स्पॉट को हम क्या करें, ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्शन देने की कोशिश करें। ठीक है, रीजन विद वेरी हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस एंड हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। एंडेमिज्म का मतलब यहाँ पर यह है कि मान लो ये कोई पर्टिकुलर एरिया है, इस पर्टिकुलर एरिया में स्पीसीज वन रहती है और स्पीसीज वन जो है इस एरिया के अलावा कहीं नहीं पाई जा रही है। ठीक है, इस एरिया के अलावा ये स्पीसीज कहीं नहीं है, नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स, कहीं भी नहीं पाई जा रही है। तो इस तरह का जो एरिया है उसको बोलेंगे एंडेमिज्म, इसको हम बोलेंगे एंडेमिज्म कि जो पर्टिकुलर स्पीसीज वन है वो इसी एरिया में पाई जा रही है। जैसे एग्जांपल हमने ऑस्ट्रेलिया का, कैंगरू जो है वो कैंगरू ओनली कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह के रीजन, एंडेमिज्म वाले रीजन जो है या हॉट स्पॉट बायोडाइवर्सिटी वाले जो रीजन है, उन रीजंस को हम ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्शन देने की कोशिश करें, मैक्सिमम प्रोटेक्शन दें। ठीक है, इनिशियली 25 biodiversity hotspot were identified, but subsequently 9 more have been added to the list, bringing the total number of biodiversity spot in the world to 34. स्टार्टिंग में जो है 25 हॉटस्पॉट जो है वो बनाए गए, खोजे गए, फिर उनमें 9 और ऐड किए गए और टोटल अब जो हॉटस्पॉट है टोटल वर्ल्ड के अंदर वो कितने हैं, 34 हॉटस्पॉट है। ये डाटा हमें याद रखना है। These hotspots are also reason of accelerated habit loss. ठीक है, तो यहाँ ये भी देखा गया है कि यहाँ पर बहुत इन्हीं हॉटस्पॉट वाले जो एरिया है यहाँ पर हैबिटेट लॉस काफी ज्यादा बढ़ रहा है। 3 of these हॉटस्पॉट वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालय, 3 हॉटस्पॉट के नाम दे रखे हैं, अंडरलाइन कर लो इसको। कवर आर कंट्री exceptionally high biodiversity region. Although all the biodiversity hotspot put together cover less than 2% of Earth land area, अर्थ का टोटल लैंड एरिया का 2% जो है से भी कम जो है हॉटस्पॉट कवर करता है। ठीक है, द नंबर ऑफ स्पीसीज दे कलेक्टिवली हार्बर इज एक्सट्रीमली हाई, द नंबर ऑफ स्पीसीज दे कलेक्टिवली हार्बर इज एक्सट्रीमली हाई एंड जहां नंबर ऑफ स्पीसीज दे कलेक्टिवली हार्बर, बहुत सारी स्पीसीज जो है यहाँ पर, हार्बर का मतलब रहती है या जिनका आश्रय है या जो निवास करती है, इज एक्सट्रीमली हाई, बहुत सारी स्पीसीज यहाँ बहुत ज्यादा जो है यहाँ जहाँ रह रही है। एंड स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफ दीज हॉटस्पॉट कुड बी रिड्यूस द आउटगोइंग। तो इस तरह की जो जगह है जहाँ पर बहुत सारी स्पीसीज जो है रहती है, इस तरह की जगह को हम अगर क्या करें, प्रोटेक्शन बढ़ा दें, तो लगभग हम यहाँ पर लगभग खत्म होने वाला जो मास एक्सटिंक्शन है, मतलब बायोडाइवर्सिटी को नुकसान जो पहुंच रहा है उसका 30% नुकसान हम कम कर सकते हैं। कहने का मतलब ये ऑनगोइंग मास एक्सटिंक्शन बाय ऑलमोस्ट 30%, लगभग 30% बायोडाइवर्सिटी का लॉस हम रोक सकते हैं अगर हम इन एरियाज के प्रोटेक्शन को बढ़ा दें। कहने का मतलब ये हॉट स्पॉट वाले जो एरिया है इनके प्रोटेक्शन को अगर हम ज़्यादा बढ़ा दें तो लगभग हम 30% तक रेट ऑफ रिडक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी को रोक सकते हैं। ये इस तरह समझना, ठीक है। इन इंडिया इकोलॉजिकल यूनिक एंड बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन्स आर लीगली प्रोटेक्टेड एज बायोस्फीयर। अब कैसे इंडिया में इन जगहों को किस तरह से क्या तरीके अपनाए गए हैं इन जगहों को प्रोटेक्ट करते हैं इंडिया के अंदर। तो यहाँ पर 4 मेन प्रोसेस दे रखी है, तरीके दे रखे हैं जिनके थ्रू जो है हम प्रोटेक्ट करते हैं। पहला तरीका दे रखा है नेशनल पार्क्स, दूसरा तरीका दे रखा है सेंचुरीज, तीसरा तरीका दे रखा है नेशनल पार्क हो गया, सेंचुरीज हो गया, और तीसरा तरीका क्या दे रखा है बायोस्फीयर रिजर्व।
और फोर्थ जो मेथड दे रखा है वो दे रखा है सेकंड ग्रुप्स। ठीक है, नेशनल पार्क जो है वो प्रोटेक्शन दिया जाता है इनके थ्रू, जितनी भी वाइल्ड लाइफ है वो पूरी की पूरी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन दिया जाता है। जैसे हम बात करें हम राजस्थान के, तो राजस्थान की बात करेंगे तो रणथंभौर जो है नेशनल पार्क है हमारा, तो उसके अंदर क्या किया है हमने, रणथंभौर को क्या किया है, रणथंभौर जो है हमने बनाया है या फिर रणथंभौर तो पहले से ही था, ओनली उसको हमने क्या किया है, कंजर्व किया है। ठीक है, तो कंजर्व करके हमने उसको क्या बोल दिया कि रणथंभौर क्या एक नेशनल पार्क है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो रणथंभौर के अंदर जितनी भी वाइल्ड लाइफ है, चाहे प्लांट्स हो एनिमल्स, सबको हमने क्या कर दिया है, कंजर्व कर दिया है। बिना गवर्नमेंट के परमिशन के वहां पर किसी भी तरह का कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी जो है अलाउड नहीं है। ठीक है, हो गया नेशनल पार्क। सेंचुरीज के अंदर हम जनरली किसको, एनिमल्स को जो है प्रोटेक्शन देते हैं, प्लांट्स में ओनली एनिमल्स को क्या देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं सेंचुरीज के अंदर, दोनों में ये फर्क है। ठीक है, इसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व को जनरली 3 जोन में डिवाइड करते हैं, कोर जोन, बायोस्फीयर रिजर्व को 3 जोन में हम डिवाइड करते हैं, कोर जोन है, बफर जोन है, कोर जोन है, बफर जोन है और मैनिपुलेशन। मतलब ये भी क्या है, एक पर्टिकुलर रीजन है, पर्टिकुलर एरिया है जिसको हमने क्या किया है, कंजर्व कर दिया है, लेकिन उस एरिया को भी फिर फर्दर डिवाइड किया है, कोर जोन जहां पर नो एक्टिविटी, कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं है, जहां पर बायोस्फीयर का वो रीजन जहां कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं है। बफर जोन से बोलते हैं जहां लिमिटेड अमाउंट में परमिशन दी गई है कुछ एक्टिविटी करने की, और मैनिपुलेशन के अंदर कुछ सेवरल एक्टिविटी कर सकता है इंसान। तो इस तरह से बायोस्फीयर रिजर्व को 3 रीजन्स में डिवाइड किया है, कोर, बफर और मैनिपुलेशन रीजन, जहां कोई एक्टिविटी अलाउ ही नहीं है, कोई परमिशन नहीं है, कोर रीजन, बफर लिमिटेड परमिशन, और मैनिपुलेशन जहां कुछ सेवरल एक्टिविटी इंसान कर सकता है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ये कुछ डाटा यहाँ दे रखे हैं, कितने सेंचुरीज है, कितने नेशनल पार्क है, वो देख लेते हैं इंडिया के अंदर। इंडिया नाउ हैज 14 बायोस्फीयर रिजर्व, 90 नेशनल पार्क एंड 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, ये सारा दे रखा है, अंडरलाइन कर लेते हैं इसको। इंडिया हैज आल्सो अ हिस्ट्री ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशन दैट एम्फसाइज्ड प्रोटेक्शन ऑफ नेचर। हमारे इंडिया के अंदर ये कल्चर रहा है कि हम प्लांट्स को जो है, मतलब जो वाइल्ड लाइफ है, जो नेचर है, उसको हम जो है सम्मान देते हैं, उसकी हम पूजा करते हैं। ठीक है, ठीक है, हमारे धर्मों में, हमारे कल्चर में नेचर के लिए काफ़ी ज़्यादा सम्मान है। ठीक है, जैसे कोई एग्जांपल हम उठा लेते हैं, जैसे हमारे घरों के अंदर तुलसी होती है। ठीक है, तुलसी की हम पूजा करते हैं, पीपल का पेड़ होता है उसकी हम पूजा करते हैं, एनिमल की बात करते हैं काऊ की हम पूजा करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से जो है हम जो है जो नेचर है या जो वाइल्ड लाइफ है वो कई हद तक हमारे कल्चर, हमारे रिलीजन से क्या करती है, जुड़ी हुई है। तो इसी वजह से हम जो है, जो इस तरह के रिलीजियस और कल्चरल हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसको हम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमारे खुद के लेवल पर। ठीक है, जैसे मान लो जो ट्राइब्स रहते हैं, जो जनजातियां रहती हैं जंगलों में, वो क्या करती हैं, वो जनजातियां क्या करती हैं, वो ट्राइब्स क्या करते हैं, वो पर्टिकुलर एरिया को ही क्या करते हैं, सिक्योर कर देते हैं, प्रोटेक्शन दे देते हैं कि ये एरिया जो है वो हमारा है, ये एरिया जो है पवित्र एरिया है, यहाँ बाहर के लोग नहीं आएंगे, ये एरिया पवित्र है, यहाँ जो है ये हमारा जो है रिलीजियस एरिया है, यहाँ पर किसी को अलाउ नहीं है। तो खुद अपनी तरफ से उसको क्या कर देते हैं, प्रोटेक्शन दे देते हैं। तो इस तरह के एरियाज जो जिनको हमने क्या दिया है, रिलीजियस और कल्चरल बेसिस पर जिनको हमने प्रोटेक्शन दिया है, उन्हीं एरियाज को हम क्या बोलते हैं, सेक्रेड ग्रुप्स बोलते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ना, उनको हम क्या बोलते हैं, सेक्रेड ग्रुप्स बोलते हैं। तो यही दे रखा है यहाँ पर। इन मेनी कल्चर्स ट्रैक्ट ऑफ फॉरेस्ट वर सेट असाइड एंड ऑल द ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ within were venerated and give total protection। ठीक है, तो हमारे कल्चर के अंदर कुछ जगहों को हमने क्या किया है, कुछ जगहों को स्पेशल प्रोटेक्शन दे रखा है। प्रोटेक्शन किस बेसिस पर दे रखा है, क्योंकि उनसे हमारी भावनाएं, हमारी धार्मिक भावनाएं क्या है, जुड़ी हुई है।
तो उस जगहों को हमने क्या दिया है, प्रोटेक्शन दिया हुआ है। आपने देखा होगा कि जहाँ मंदिर होते हैं, जहाँ मंदिर बनाए जाते हैं, जो फेमस मंदिर है, उनके आसपास जो है नेचुरल एनवायरनमेंट जरूर देखने को मिलेगा आपको। आसपास के जो मंदिर होते हैं वहाँ पर आपको नेचुरल एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो क्यों नेचुरल एनवायरनमेंट किया प्रोटेक्शन दिया गया है? क्योंकि वो क्या है, वो एक्चुअल से क्या है, जो उस रिलीजियस जगह है, उस जगह के आसपास के जो प्लांट्स हैं उनको प्रोटेक्शन दिया गया है। इसी जगहों को हम क्या बोलते हैं, सेक्रेड ग्रूव्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे सच सेक्रेड ग्रूव्स आर फाउंड इन खासी एंड जेंशिया हिल्स ऑफ मलेशिया, मेघालय, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ द कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड द सरगुजा, चंदा एंड बस्तर एरिया ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, ये सारे जो हैं वो सेक्रेड ग्रुप्स के अंदर आते हैं, इनके अंदर सेक्रेड ग्रुप्स पाए जाते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, इन मेघालय द सेक्रेड ग्रुप्स आर द लास्ट रिफ्यूज फॉर द लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटन्ड प्लांट्स। मेघालय के अंदर तो ये भी देखा गया है कि मेघालय के अंदर कुछ प्लांट ऐसे हैं जो लास्ट हैं, जो बहुत कम पाए जाते हैं और जगह नहीं पाए जा रहे हैं या थ्रेटन कंडीशन में आ चुके हैं, वो सेक्रेड ग्रुप की वजह से ही बचे हुए हैं। उनको सेक्रेड ग्रुप की वजह से ही वो क्या है, प्रोटेक्शन है, उनको लोगों ने प्रोटेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये था इन सिटू कंजर्वेशन लाइन टू लाइन एनसीईआरटी के। नेक्स्ट एक्स सिटू कंजर्वेशन। एक्स सिटू कंजर्वेशन की बात कर ली थी हमने, वही एनसीईआरटी के लैंग्वेज में पढ़ेंगे। ठीक है, इन दिस अप्रोच threatened animals and plants are taken out from their natural habitat and placed in special sitting where they can be protected and given special care। तो भैया जो ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग है, जो ज़्यादा एक्सटिंक्शन वाले कंडीशन में है, उनको उठाकर उनको कहाँ रख दिया, स्पेशल केयर में रख दिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जूलॉजिकल पार्क्स, बॉटनिकल गार्डन एंड वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स सर्व द पर्पस। देखो इन सिटू कंजर्वेशन के अंदर हमने क्या देखा है, इन सिटू कंजर्वेशन के अंदर नेशनल पार्क देखा है, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, सेक्रेड ग्रुप्स देखे। और अगर पूछ रहे एक्स सिटू कंजर्वेशन के अंदर क्या मेथड है, तो जूलॉजिकल पार्क्स है, बॉटनिकल गार्डन्स है, वाइल्ड लाइफ सफारी है, ये सब किसके अंदर आते हैं, एक्स सिटू के अंदर आते हैं। There are many animals that have become extinct in the wild but continue to be the maintained the zoological parks। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो जंगलों में तो खत्म हो चुके हैं, लेकिन जूलॉजिकल पार्क में अभी भी सिक्योर हैं, अभी भी देखे जा सकते हैं। ठीक है, इन रिसेंट ईयर एक्स सिटू कंजर्वेशन हैज एडवांस बियॉन्ड कीपिंग थ्रेटन्ड स्पीशीज इन एनक्लोजर्स। इन रिसेंट ईयर्स एक्स सिटू कंजर्वेशन हैज एडवांस बियॉन्ड कीपिंग थ्रेटन्ड स्पीशीज इन एनक्लोजर। एक्स सिटू ने क्या किया है, जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है उनको एनक्लोजर किया है, उनको प्रोटेक्शन दी है, लेकिन उसके साथ साथ एक्स सिटू के अंदर और भी एडवांसमेंट हुए हैं। क्या एडवांसमेंट हुए हैं वो समझ लेते हैं। भाई एक्स सिटू ने क्या किया है, पर्टिकुलर जो है प्रोटेक्शन तो दी है, ठीक है, स्पेशल केयर की उनकी, लेकिन स्पीशीज को स्पेशल केयर की उनकी, ठीक है, एक्स सिटू कंजर्वेशन किया है, लेकिन इसके साथ साथ उनके अंदर एडवांसमेंट क्या आया, एक्स सिटू क्यों किया जा रहा है, बिकॉज ऑफ एंडेंजर कंडीशन में, एंडेंजर कंडीशन में मतलब बहुत कम रह गई है। तो इन एंडेंजर स्पीशीज का हम क्या करें, अब इस स्पीशीज को थोड़ा एडवांस लेवल पे इनको बचाने की कोशिश करें। तो क्या एडवांस लेवल लिया गया, इन स्पीशीज से रिलेटेड गैमेट्स जो हैं, इनके जो गैमेट्स हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, प्रिजर्व रख रहे हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं, प्रिजर्व रख रहे हैं। कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन के अंदर क्या करते हैं, 196 डिग्री सेल्सियस पर हम क्या करते हैं, गैमेट्स को प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे हमने सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ा था, पोलन ग्रेन्स को प्रिजर्वेशन रखते हैं, पोलन ग्रेन्स का प्रिजर्वेशन करते हैं, जिसको हम क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं। तो उन पोलन ग्रेन्स को प्रिजर्वेशन करके हम क्या कर सकते हैं, जो प्लांट बहुत कम रह गए हैं, प्लांट्स के नंबर में हम क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, प्लांट का टिश्यू कल्चर कर सकते हैं। एक ही प्लांट, जो प्लांट कम रहेंगे उनको टिश्यू कल्चर के थ्रू उनका नंबर बढ़ा सकते हैं। ठीक है,
एग को ग्रो करवा सकते हैं इन विट्रो कंडीशन में, जो एग से उनको इन विट्रो कंडीशन में ग्रो करवा सकते हैं, ठीक है, जिससे हम हमारी जो एंडोजन स्पीसीज है उनका नंबर क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं इंटेक के थ्रू। तो XC2 के अंदर ये एडवांसमेंट हुआ है, ठीक है। तो नाउ गैमेट्स of threatened species can be preserved in the viable and fertile condition for the long period using cryopreservation techniques. Eggs can be fertilized in vitro. Plants can be prolonged using tissue culture methods. ठीक है, sorry, propagated using tissue culture methods. Seeds of different genetic strains of commercially important plant can be kept for long period of time in seed banks. Seed banks के अंदर हम seed को protect कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई स्पीसीज है जो एंडेंजर कंडीशन में, उनके सीड्स को हमने प्रिजर्व रख लिया, सीड बैंक में स्टोर रख लिया, ठीक है। धीरे धीरे उनसे क्या कर रहे हैं, उन स्पीसीज के प्लांट को क्या कर रहे हैं, ग्रो करवा रहे हैं, ठीक है। ये सब कुछ था किसके अंदर कि हम किस तरह से जो है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक जो है वो यही है कि इसके बारे में क्या दे रखा है कि कुछ समिट्स हुई हैं इंटरनेशनल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे कुछ समिट्स हुई हैं जिन्होंने ये कंसर्न किया है कि किस तरह से हम बायोडाइवर्सिटी को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, ठीक है, क्या इसकी मेथड हमें अपनाना चाहिए। तो पहला तो हुआ था 1992 के अंदर रियो डी जेनेरियो द अर्थ समिट हुआ था, जिसके अंदर बहुत सारे नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। और इसमें ये बोला गया कि बायोडाइवर्सिटी को किस तरह से कंजर्व करें और इसके अलावा इसका जो हम यूज़ कर रहे हैं उसको सस्टेनेबल तरीके से किस तरह से उसका यूज़ किया जाए। सस्टेनेबल तरीका क्या होता है, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है कि हम यूज़ करें लेकिन इस तरह से यूज़ करें कि एनवायरनमेंट को ज़्यादा फर्क या एनवायरनमेंट को हार्म ना पहुँचे, और ये जो बायोलॉजिकल वेल्थ है हमारी वो हम नेक्स्ट जनरेशन तक भी लेके जा सकें, इस तरह से हम इसका यूज़ करें। तो ये जो है फर्स्ट समिट के अंदर जो कि 1992 में हुई थी। उसके बाद 2002 में एक और समिट हुई, वर्ल्ड समिट जोहान्सबर्ग के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर, जिसके अंदर 190 कंट्रीज़ ने जो है वो पार्टिसिपेट किया। वहाँ प्लेज लिए उन्होंने, और प्लेज में क्या बोला कि 2010 तक जो रेट ऑफ रिडक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी है उसको हम क्या कर देंगे, बहुत कम कर देंगे, ठीक है। चाहे वो लोकल लेवल हो कि पर्टिकुलर लोकल एरिया हो, या कोई पर्टिकुलर रीजन हो, या फिर क्या हो, कोई ग्लोबल लेवल की बात हम कर रहे हैं। तो उनमें रहने वाली जो बायोडाइवर्सिटी है उसके जो रिडक्शन है उसके रेट को हम क्या कर देंगे, बहुत कम कर देंगे 2010 तक। ये प्लेज ली गई 2002 में। कहाँ हुई समिट, साउथ अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग में, ठीक है, द वर्ल्ड समिट। ये कुछ डाटा दे रखे हैं लास्ट में। तो ये था हमारा चैप्टर जिसके अंदर हमने बायोडाइवर्सिटी और उसके कंजर्वेशन की बात की। आई होप समझ में आ गया होगा। ये नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 13 जो कि लास्ट चैप्टर है हमारा, ठीक है। ओके, थैंक यू।